हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस की 10,000 क्वेश्चन की। उसमें आपका जनरल साइंस से ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के आपके टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। और साथ ही आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा जो हाँ जरूरत होगी आपकी, यानी कि आपका इन 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको 17 से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन है 1000, 750, 746 या 748। ये दोस्तों इतना पता ही होगा आपको, कोई क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं, ठीक है। और ये हॉर्स पावर होता है, ये भी आपका एक शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है। और आपकी शक्ति सामर्थ्य क्या होती है? शक्ति आपका सामर्थ्य ये होती है अभी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, उसको हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई शक्ति की आपकी। और दोस्तों इसको बताया आपका कि एक हॉर्स पावर यानी एचपी बराबर होता है आपका 746 वाट, ठीक है। इतना हो गया आपका। और आपका एक वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब एग्जाम पूछा जाए कि शक्ति का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल पर सेकेंड, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या आपका सौर के मापन में। तो दोस्तों डॉप्सन का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या आपका ऑडियोमीटर। तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो आपकी ऑडियोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका एनीमोमीटर है इसके द्वारा क्या मापा जाता है? आपका वायु का वेग। दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है, उसमें यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। जितने भी आपके मापक यंत्र हैं, मापक यंत्र हो गए आपके, ठीक है, मात्रक हो गए आपके, और आपके जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान जो शाखाएं होती हैं वहां से भी आप क्वेश्चन आता है, ठीक है। और साथ में आपके जो आविष्कारक वगैरह होते हैं कि किसने, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ से आपके 100% 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला आपका ऑडियोफोन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका ऑडियोफोन के द्वारा आपकी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ठीक है। फिर है आपका क्रोनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी आपका तापमान होता है, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, इन सभी जो आपका परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन जो किया जाता है, ठीक है। वो आपका क्रोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। यहाँ से इस समझ लो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है, इस क्वेश्चन से आपके। अगला है आपका कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, विसरण या उत्क्रम प्रसारण। तो दोस्तों जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो आपके अपकेंद्रण के बल पर काम करती है, ठीक है। आपकी वॉशिंग मशीन हो गया, दूसरे मक्खन निकालने की मशीन होगी आपकी, और साथ में आपका जैसे एक तो आपको होगा दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ठीक है, एक आपको होगा वॉशिंग मशीन, ये 2 हो गए आपके। और तीसरा दोस्तों आपका है अपकेंद्रीय शोषक, ठीक है। चौथा आपका ड्राई क्लीनर जो होता है आपका, और आपका एक है आपका 5वां अपकेंद्रीय पंप। तो दोस्तों ये सभी जो होते हैं आपके अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सब चीज़ आपके।
अगला आपका कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे रखा है आपका 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों चार ऑप्शन है आपके 4:9, 2:3, 16:81 और आपके √2:3। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 mv²। ठीक है, m यहाँ पे द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है। अब देखिए यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की गई है, गति ऊर्जा दो दे रखी है, तो यानी कि आपका एक को K1 मान लेते हैं, एक को आपका K2 मान लेते हैं, तो बराबर कितना आपका 4:9 यानी 4/9 हो गया आपका। ठीक है, और आगे आपका हो जाएगा 1/2 m कितना आपका नहीं पता, mv² हो गया आपका, बराबर होगा दे रखा है आपका समान द्रव्यमान है। ठीक है, तो m की वैल्यू दोनों बराबर होगी आपकी 1/2 यहाँ पे m और यहाँ पे आपको हो जाएगा v2², ये आपका v1² हो जाएगा। तो देखिए 1/2 m से आपका 1/2 m कट गया, ये कितना बचा आपका 4/9 बराबर v1 अपॉन आपका v2 और पूरे का आपका स्क्वायर। तो इधर जाएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि v1/v2 कितना हो जाएगा आपका √4/9, यानी कि 2/3 आ गया आपका, या कह सकते हैं आपका 2:3। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर यह आपका भार होगा। तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले और एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें हवा में बोला है या हवा की अनुपस्थिति में बोला है। तो यहाँ पे बात हो रही है हवा में, तो हवा में दोस्तों क्या होता है, जो वस्तु आपका जिसका त्वरण अधिक होता है वो वस्तु आपकी पहले गिरती है। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो वायु की उपस्थिति होती है आपकी, यानी कि वायु की उपस्थिति में क्या होता है आपका, एक तो आपको होता है श्यानकर्षण और एक आपका उत्प्लावन। ठीक है, जो आपको वायु की उपस्थिति होती है उसमें आपका वस्तु पर श्यानकर्षण और उत्प्लावन का प्रभाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपकी बाहरी वस्तु होती है, तो यहाँ पे आपका बाहरी वस्तु का जो आपका त्वरण होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है आपका हल्की वस्तु के त्वरण से, यानी कि बाहरी वस्तु त्वरण ज्यादा होता है, हल्की वस्तु त्वरण आपका कम होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको क्या होता है, इसी वजह से जो आपकी बाहरी वस्तु वो आपकी पृथ्वी पे पहले गिरती है, यानी जो बाहरी वस्तु वो आपका पहले गिरेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए सी में दे रखा है आपका कि लकड़ी गेंद बाद में गिरेगी, तो बात आपकी वही हो गई कि जो आपकी हल्की वस्तु वो आपकी बाद में गिरेगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भार आपका समान हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी कि जी जो आपका, तो जी का मान जो होता है आपका ये आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर ये बात होती कि अगर हवा में न होकर बात होती हवा की अनुपस्थिति, तो क्या होता, तब दोनों गेंदें आपकी एक साथ गिरती। क्यों गिरती, क्योंकि उसमें दोनों वस्तुओं का आपका त्वरण जो आपका समान हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका। तो दोस्तों किसी पिंड का जो भार होता है आपका वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये आपको पता ही होगा, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ध्रुवों पर आपको होता है, ध्रुवों पर होता है आपका मैक्सिमम। ठीक है, और जो आपका भूमध्य रेखा होती है उस पर आपका मिनिमम होता है, ठीक है, यानी सबसे कम, और ध्रुवों पर आपका सबसे ज़्यादा होता है। अगला आपका कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलती है दोस्तों, ये आपके चार ऑप्शन है, वायुदाब में कमी के कारण, कि वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या आपका अत्यधिक भार के कारण। ठीक है, ये आपका भार हो जाएगा अत्यधिक भार। तो दोस्तों जो आपका वायुदाब में हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, क्योंकि जो आपके वायुदाब में कमी होने लगती है इस वजह से। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके वायुदाब में कमी होने लगती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
कि किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति या उसकी सूर्य से दूरी। तो दोस्तों किसी तारे का जो रंग दर्शाता है वो आपका क्या दर्शाता है, उसका ताप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, ये आंखों के लिए लाभदायक है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या आपका हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो दोस्तों जो खतरे के लिए संकेतों के लिए आपका लाल प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो इसका प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, आपका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लाल कलर की यानी लाल रंग की, यह आपको ध्यान रखना है। और बाकी यह तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपकी बैंगनी रंग की। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा किस कारण में होता है, आपका सबसे जो अधिक होता है आपका वो बैंगनी कलर में होता है, यानी कि बैंगनी रंग में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है कि जो प्रकीर्णन और आपके तरंग दैर्घ्य जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टे। ठीक है, यानी अगर प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो आपका तरंग दैर्घ्य उसकी कम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो ऑप्शन है आपको ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला, या आपका मात्र उजला। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, इसमें ऊपर उजला नीचे काला। ठीक है, कि धूप से बचने के छाते का जो सबसे अच्छा उचित होता है वो होता है आपका ऊपर उजला और नीचे काला। क्यों होता है, क्योंकि जो आपका उजला कलर जो होता है सफ़ेद कलर प्रकाश का पूर्णतः परावर्तक होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है जो वस्तु होती है आपको कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। ऑप्शन है कार्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में, या रेटिना में। तो दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है जो मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, वो आपका रेटिना में बनता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको कार्निया होता है, जब आपको नेत्रदान किया जाता है तो उसमें आपका यही भाग आपका दान किया जाता है। ठीक है, कार्निया। अगला आपका कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान बनाए रखना, या आपका गलनांक को घटाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि जो थर्मोस्टेट होता है जो आपका एक समान तापमान बनाए रखता है, इसलिए यह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका ऑप्शन आपका पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है कि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों जमने पर जो होता है आपका जल का आयतन बढ़ने लगता है, और यही कारण है कि जो पानी से भरी डाट लगी बोतल है वो आपका टूट जाती है। ठीक है, कभी आप ट्राई कर सकते हो, जब आपका पानी बढ़ जाता है, ठीक है, जम जाता है तो उसका आयतन आपका बढ़ जाता है। अगला आपका कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का। तो दोस्तों बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि मोबाइल चार्जर होता है आपका एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, या आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये जो होता है मोबाइल चार्जर ये आपका एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसका काम क्या होता है आपका, इसका काम होता है आपका वोल्टेज को घटाने का काम करता है। ठीक है, वोल्टेज को घटाने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए, या आपका एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर काम होता है वो आपका होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, और आपका चांदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर बनाने में आपका एक तो सिलिकॉन का यूज होता है, एक और होता है आपका वो होता है जर्मेनियम का। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है आपका। ऑप्शन है नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। यानी कि जो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है। ये होता क्या आपका इसमें नाभिकीय संलयन में कि जब दो हल्के या दो से अधिक हल्के नाभिक जो होते हैं आपके संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिक बनाते हैं तो वो आपका क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया ना 1s2 + 1s3, ठीक है इजिकल टू आपका हो जाएगा 2He4 यानी हीलियम का नाभिक 4 हो गए आपके, प्लस आपका 0N1 और प्लस आपका ऊर्जा यहाँ पे होगी। ठीक है, कितनी होगी आपकी 17.6 MeV। तो ये आपका हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको नाभिक संलयन के बारे में कि जो आपका हाइड्रोजन बम है वो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और जो आपका परमाणु बम होता है वो आपका काम करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। यहाँ पर देखो दो से अधिक हल्के नाभिक होते हैं, संयुक्त बाहरी नाभिक बनाते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है आपका कि एक बाहरी नाभिक जो है आपका दो नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाता है 92U235 इसकी जो समीकरण बनती है आपकी नाभिकीय विखंडन की, प्लस आपका होता है 0N1। ठीक है, इजिकल टू आपको हो जाता है 56 यानी कि वेरियम। ठीक है, वेरियम होता है Ba मतलब 141 प्लस का आपका 36 Kr92। ठीक है, Kr क्या है यहाँ पे आपका क्रिप्टॉन, प्लस आपका 30N1 और प्लस आपका ऊर्जा मुक्त होती है कितनी 200 MeV। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये आपको हो गया नाभिक विखंडन के बारे में। ठीक है, और इस चीज़ आपको पूछा जाता है कि जो हाइड्रोजन बम है वो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो परमाणु बम है वो आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आपका ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैसों में, आपका निर्वात में। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो आपकी ठोस में चलती हैं, द्रवों में चलती हैं और आपकी गैसों में चलती हैं। ठीक है, ये आपकी निर्वात में नहीं चलती हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अवरक्त किरणें, पराश्रवित किरणें, दृश्य प्रकाश या एक्स किरणें। तो दोस्तों जो सिटी स्कैन में यूज होता है वो आपका एक्स किरणों का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका दृश्य प्रकाश क्या होता है, जो हमको दिखाई देता है वो आपका दृश्य प्रकाश होता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं। और एक होता है आपका पराश्रवित किरणें, ये आपकी क्या होती हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो जितनी आपकी इसकी जो क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, और जो आपका मनुष्य होता है वो इसको सुन नहीं सकता है। और जो कुछ आपके जानवर होते हैं जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, चमगादड़, बिल्ली, ये सब इसकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। और दोस्तों मानव कौन सी आवाज़ सुनता है आपका, जो 20 हर्ट्ज से आपके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो होती है उन सबको आपका मानव सुनता है। ठीक है, यानी उनको बोलते हैं हम श्रव्य तरंगें, श्रव्य किरणें। एक है आपका अवरक्त किरणें, तो इसका यूज क्या होता है आपका कि जैसे आपके कोहरे में फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इसका, कोहरे में आपका फोटोग्राफी में। और एक आपको दूसरा किया जाता है इसमें टीवी के रिमोट कंट्रोल में बनाने में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पॉइंट, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो ये आपका हो गया। अगला आपका कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, आपका गैस एवं द्रव में, या आपका निर्वात एवं गैस में। तो दोस्तों संवहन विधि द्वारा होता है आपका ऊष्मा का स्थानांतरण, वो होता है आपका गैस एवं द्रव में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है वो आपका संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंडर लेंस द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है इसको हम निवारण कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं हम अवतल लेंस का प्रयोग करके।
और अवतल लेंस को हम एक तरह से अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हो अवतल लेंस दे रखा हो, अपसारी लेंस दे रखा हो, या आपको दे रखा हो नतुदर लेंस, नतुदर। ठीक है, तीनों आपकी एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों आपका निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें क्या होता है, आपका जो मनुष्य होता है उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। ये दोस्तों ध्यान रखना है, थोड़ा उल्टा होता है आप। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसमें ये रेटिना बनकर रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। और एक दोस्तों होता है आपका दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है आपका कि इसमें दोस्तों आपकी दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन जो वस्तु पास वाली होती है वो आपको साफ दिखाई नहीं देती है। और इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है वस्तु का रेटिना के पीछे बनता है। और इसका निवारण कैसा होता है आपका दूरदर्शी दोष का, तो इसके लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस या आपका अभिसारी लेंस। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी एग्जाम में क्या होता है, आपके जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, उत्तल लेंस दे रखा होता है, उत्तल दर्पण दे रखा होता है, अवतल लेंस दे रखा होता है, और आपका अवतल दर्पण दे रखा होता है। ठीक है, तो उसको आपको लेंस पे क्लिक करना है, आपको दर्पण पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके ऑप्शन है चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, आपका जॉन एडम्स ने। तो दोस्तों जो आपका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था वो दिया था आपका आइजैक न्यूटन ने, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो में आपको इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चाहते हो इसका PDF लेना चाहते हो आप, तो नीचे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर चाहते हो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना, जहाँ पे जो भी कोई आप डाउट है वो पूछ सकते हो, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ कमी दिखाई दे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।